नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं भावना लाड़ आप लोगों की आज की इस हिंदी कक्षा में बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, मैं आज कक्षा 11वीं विषय हिंदी के अंतर्गत अगला गद्य गलता लोहा का भाग 1 लेकर उपस्थित हूँ, जिसके रचनाकार शेखर जोशी जी हैं। बच्चों, जैसा कि पाठ के शीर्षक से ही आपको पता चल रहा होगा, गलता लोहा एक प्रकार का रूपक है। रूपक का अर्थ होता है जहाँ पर गुणों की समानता की जाए, अर्थात यहाँ पर लेखक ने गलते हुए लोहे के गुणों की समानता यहाँ पर जीवन में जो व्यक्ति संघर्ष करता है उस व्यक्ति के जीवन में, उस व्यक्ति के व्यक्तित्व में जो परिवर्तन आते हैं उनसे किया है। तो चलिए हम बढ़ते हैं पाठ की ओर। इस पाठ के रचनाकार शेखर जोशी जी सन 1932 में अल्मोड़ा उत्तरांचल में जिनका जन्म हुआ। इनकी रचनाएं कोसी का घटवार, साथ के लोग, दाजियो, हलवाहा, नौरंगी बीमार कहानी संग्रह है, एक पेड़ की याद, शब्द चित्र संग्रह है, अर्थात शब्दों के द्वारा उन्होंने चित्र प्रस्तुत किया है। सम्मान इन्हें पहल सम्मान प्राप्त हुआ। पिछली सदी का 6वां दशक अर्थात 19वीं शताब्दी के हिंदी कहानी में एक युगांतकारी समय माना जाता है, अर्थात इस समय हिंदी में कहानी लेखन में बहुत सारे परिवर्तन हुए। एक साथ कई युवा कहानीकारों ने यहाँ पर अपनी कहानियाँ लिखना शुरू की और देखते ही देखते कहानी की विधा हिंदी साहित्य जगत में एक विशेष केंद्र के रूप में आकर अपना स्थान उसने बना लिया। उस पूरे उठान को नाम दिया गया ए नई कहानी आंदोलन। इस प्रकार से 60 के दशक में जो हिंदी कहानी के अंतर्गत जो योगदान दिए गए साहित्यकारों के, उसे नई कहानी आंदोलन का नाम दिया गया और इसमें इसी बीच शेखर जोशी जी का स्थान भी महत्वपूर्ण है। उनकी कहानियाँ नई कहानी आंदोलन के प्रगतिशील पक्ष का प्रतिनिधित्व करती हैं, अर्थात प्रगतिशील पक्ष अर्थात समाज में जो दीनहीन वर्ग है उनके विकास की ओर उन्होंने अपनी कहानियों के माध्यम से चित्र उकेरा है। समाज का मेहनतकश और सुविधाहीन तबका उनकी कहानियों में जगह पाता है। तबका का अर्थ होता है एक वर्ग, तो ऐसा वर्ग जो कि समाज में मेहनत कर रहा है और सुविधाओं से हीन है, जिसके जीवन में सुविधाएं नहीं है, इनकी कहानियों में मुख्य जगह दी गई है। निहायत सहज और आडंबरहीन भाषा शैली में वे सामाजिक यथार्थ के बारीक नुक्तों को पकड़ने और प्रस्तुत करने में सफल रही हैं, अर्थात अपनी भाषा में उन्होंने आडंबरहीन किसी प्रकार से एक विशेष भाषा का, किसी प्रकार से उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग नहीं किया, सामान्य भाषा का प्रयोग किया और सामाजिक यथार्थ, सामाजिक वास्तविकता को उन्होंने दर्शाने का प्रयास किया है। इस प्रकार से उनकी जो भाषा आम जनजीवन से जुड़ी हुई भाषा है और इस प्रकार से उनकी रचनाओं के द्वारा समाज के, उस समय के समाज को आसानी से समझा जा सकता है। ऐसा करने में उनकी प्रगतिशील जीवन दृष्टि और यथार्थ बोध का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है, अर्थात उन्होंने जीवन को किस प्रकार समझा है और समाज के हर वर्ग के विकास के लिए उन्होंने किस प्रकार से प्रयास किए हैं, इस कहानी के माध्यम से हम समझ सकते हैं। शेखर जी की कहानियाँ विभिन्न भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, पोलिश और रूसी में भी अनुदित हो चुकी हैं। कई भाषाओं में उनकी कहानियों का अनुवाद हुआ। उनकी प्रसिद्ध कहानी दाजियो पर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्मों का निर्माण भी किया गया है। अब चलिए हम पढ़ते पाठ का मूल भाव। गलता लोहा जो पाठ है शेखर जी की एक कहानी कला का एक प्रतिनिधि नमूना है, अर्थात किस प्रकार से उन्होंने कहानी को एक कला के रूप में प्रस्तुत किया। समाज के जातिगत विभाजन पर कई कोणों में टिप्पणी करने वाली यह कहानी इस बात का उदाहरण है कि शेखर जोशी जी के लेखन में अर्थ की गहराई का दिखावा और बड़बोलापन जितना ही कम है, वास्तविक अर्थ गांभीर्य उतना ही अधिक। इस कहानी को पढ़ने के बाद हम ये बात जान सकेंगे कि हमारे समाज में जातिगत आधार पर किस प्रकार से कार्यों का बंटवारा था, किस प्रकार से हमारा समाज जातिगत में विभाजित था, अर्थात जाति के आधार पर व्यक्ति विशेष का स्थान निश्चित होता था। जो वर्ग उच्च जाति का है, भले ही वह अपने कार्य कुशलताओं में उतना निपुण न हो, लेकिन फिर भी उसे उच्च दर्जा दिया जाता था। इस प्रकार से शेखर जोशी जी ने अपने इस कहानी लेखन में समाज की वास्तविकता को दर्शाने का प्रयास किया है। लेखक की किसी मुखर टिप्पणी के बगैर ही पूरे पाठ से गुजरते हुए हम यह पाते हैं, एक मेधावी किंतु निर्धन ब्राह्मण युवक मोहन किन परिस्थितियों के चलते उस मनोदशा तक पहुंचता है
जहाँ उसके लिए जातीय अभिमान बेईमानी हो जाता है। अर्थात संघर्ष करते हुए एक स्थिति ऐसी आती है जहाँ पर उसे जो जातिगत उसके अंदर जो शुरू से अभिमान भरा गया है, जातिगत एक पद के कारण उसके मन में जो अभिमान था, वह परिस्थितियों के चलते किस प्रकार से वह अभिमान खत्म हो जाता है। सामाजिक विधि निषेधों को ताक में रखकर, अर्थात सामाजिक रूप से उसे जो नियम निश्चित किए गए थे, उसकी जाति को लेकर जो उसे निश्चित नियम दिए गए थे, वह धनराम लोहार के ऑफर पर बैठता ही नहीं, उसके काम में भी अपनी कुशलता दिखाता। अर्थात अपने जीवन के संघर्षों से जूझता हुआ वह धनराम लोहार के दुकान पर भी बैठकर कार्य करने में भी और वहाँ अपनी कुशलता दिखाने में भी किसी प्रकार से संकोच नहीं करता। मोहन का व्यक्तित्व जातिगत आधार पर निर्मित झूठे भाईचारे की जगह मेहनत कशों के सच्चे भाईचारे की प्रस्तावना को बताता है। जिस प्रकार से हमारे समाज में जातिगत आधार पर लोग एक दूसरे से दूर रहते थे, अर्थात उच्च जाति के लोग उच्च जाति के लोगों के साथ मिलन भाव रखते थे और निम्न जाति के लोग निम्न जाति के लोगों के साथ। लेकिन इस कहानी के माध्यम से जोशी जी ने ये बताने का प्रयास किया है कि भाईचारा एक ऐसा भाव है जो मेहनत कशों में समान रूप से पाया जाता है। मेहनतशील व्यक्ति किसी प्रकार से जातिगत या सामाजिक भेदभाव को नहीं मानते, मानो लोहा गलकर एक नया आकार ले रहा हो। तो चलिए इस पाठ की ओर बढ़ते हैं और इस समय पाठ को समझने का प्रयास करते हैं। मोहन के पैर अनायास से शिल्पकार टोले की ओर मुड़ गए। शिल्पकार टोले अर्थात एक ऐसा वर्ग, समाज का एक ऐसा वर्ग जहाँ पर कि कार्य करने वाले, कार्य कुशलता, मेहनतशील लोग वह जहाँ पर रहते थे। उसके मन के किसी कोने में शायद धनराम लोहार के ऑफर की वह अनुगुंज शेष थी, जिसे वह पिछले 3-4 दिनों से दुकान की ओर जाते हुए दूर से सुनता रहा था। कहीं न कहीं उसे धनराम लोहार की दोस्ती और धनराम लोहार के जो अनुग्रह था वह उसे खींच लेता था और 3-4 दिनों से उसके दिमाग में, उसके मन में उस दुकान के प्रति उस दुकान के प्रति उसका आकर्षण बढ़ता जा रहा था। निहाई पर रखे लाल गर्म लोहे पर पड़ती हथौड़े की धप-धप आवाज़, ठंडे लोहे पर लगती चोट से उठता ठनकता स्वर और निशाना साधने से पहले खाली निहाई पर पड़ती हथौड़ी की खनक, जिन्हें वह दूर से ही पहचान सकता था। किस प्रकार से लोहार की दुकान पे जो कार्य होते हैं, हथौड़े की चोट दी जाती है और ठंडे वार करने से पहले किस प्रकार से ठंडे लोहे पर वार किया जाता है, ये सारी चीज़ें वह दूर से ही उसके आवाज़ से ही वह पहचान सकता था। लंबे पेट वाले हंसुए को लेकर, अर्थात अपना एक हंसुआ लेकर, हंसुआ अर्थात एक हथियार जो कि खेती के काम में उपयोग में लिया जाता है, वह घर से इस उद्देश्य से निकला था कि अपने खेतों के किनारे वो गई कांटेदार झाड़ियों को काट छाट कर साफ कराएगा। मोहन अपने घर से हंसुए को लेकर इस उद्देश्य से निकला कि वह खेती में कुछ काम कर सकेगा। बूढ़े बंसीधर जी के बूते का अब यह सब काम नहीं रहा। बंसीधर जी ने अर्थात मोहन के पिता ने मोहन को यह अवगत कराया कि अब वह बूढ़े हो चुके हैं और अब वे पुरोहिताई, जो कि पुरोहित गिरी का काम करते थे, वह जिसके आधार पर घर चलता था, अब वह काम नहीं हो सकता क्योंकि अब उनकी उम्र हो आई है। इस प्रकार से उन्होंने मोहन को यह बताया कि पुरोहित का काम भी अब उनके पोते के बाहर है, अब तुम्हें कुछ काम करना होगा। और यजमान लोग उनकी निष्ठा और संयम के कारण उन पर श्रद्धा रखते हैं, लेकिन बुढ़ापे का जर्जर अर्थात कमजोर शरीर अब उतना कठिन श्रम और व्रत उपवास नहीं झेल पाता है। सुबह सुबह जैसे उससे सहारा पाने की नीयत से उन्होंने गहरा निर्विश्वास कहा था। उन्होंने मोहन के सामने ये बात इसलिए रखी ताकि अब मोहन अपने घर की जिम्मेदारियों का निर्वाह करे, मोहन इस कार्य को आगे बढ़ाए। मोहन ने उनकी बात बहुत ही आसानी से गहरे भाव से समझी और मोहन ने उसके साथ हंसुआ लेकर अपने खेती में कार्य करने के लिए उद्देश्य से वह बाहर निकला था। आज गणनाथ जाकर चंद्रदत्त जी के लिए रुद्रपाठ करना था। अब मुश्किल ही लग रहा था। यह 2 मील की सीधी चढ़ाई अब उनके बूते की नहीं। उनके पिताजी ने बताया कि उन्हें एक चंद्रदत्त जी के यहाँ रुद्रपाठ जाकर करना था, पुरोहित का काम करना था, लेकिन अब उन्हें सीधी चढ़ाई चढ़कर 2 मील जाना उनके लिए अब उनके बस की बात नहीं है। एकाएक ना भी नहीं कहा जा सकता, कुछ समझ में नहीं आता। उनके पिता ने बताया कि किस प्रकार मैं अपने इस कार्य से मुँह फेर सकता हूँ, लोगों के विश्वास को तोड़ सकता हूँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मोहन उनका आशय नहीं समझ पाया। ऐसी बात नहीं है, लेकिन पिता की तरह ऐसे अनुष्ठान कर पाने का न उसे अभ्यास ही है, न उसे वैसी गति।
मोहन यह समझता था कि इस प्रकार पिता के कार्यों को वह नहीं कर सकता, अनुष्ठान वगैरह करने में वह कुशल नहीं है। पिता की बातें सुनकर उसका मन हुआ कि वह पिता का भार हल्का करने के लिए कोई काम करे, और तभी जैसे हवा से में बातें कह दी गई हों वैसे ही अनुत्तरित रह गई, अर्थात अनुत्तरित मतलब बिना उत्तर दिए ही वह वहाँ से निकल पड़ा और पिता का कार्य करने के लिए, पिता का भार हल्का करने के लिए, खेती करने के लिए वह तैयार हो गया। पिता का भार हल्का करने के लिए वह खेतों की ओर चला था, लेकिन हंसुए की धार पर हाथ फेरते हुए उसे लगा कि अब पूरी तरह से कुंद हो चुकी। कुंद मतलब जाम, अर्थात जो काम नहीं कर पाएगी, तेज धार जिसकी न हो। धनराम अपने बाएं हाथ से धोखनी फूंकता हुआ दाएं हाथ से भट्टी में गर्म होते लोहे को उलट पुलट कर रहा था, और मोहन भट्टी से दूर हटकर एक खाली कनिस्तर पर ऊपर बैठा उसकी कारीगरी को पारखी निगाहों से देख रहा था। मोहन धनराम की लोहार की दुकान पर गया। उसने देखा कि किस प्रकार भट्टी में लोहा गरम अलट पलट करके धनराम लोहार काम करता है, और वह दूर बैठकर ये सारे कार्य बहुत ही बखूबी देख रहा था और उन कार्यों को जानने की कोशिश कर रहा था। मास्टर त्रिलोक सिंह अब गुजर गए होंगे। मास्टर त्रिलोक सिंह जो है वो उन दोनों के कक्षा अध्यापक हैं। मोहन ने पूछा। वे दोनों अब बचपन की दुनिया में लौट आए थे। धनराम लोहार और मोहन दोनों बचपन के मित्र थे। धनराम की आंखों में एक चमक सी आ गई। वह बोला, मास्टर साहब भी क्या आदमी थे लला, अभी पिछले साल ही गुजरे हैं, अर्थात उनके पिछले साल ही मृत्यु हुई है। सच कहूँ आखिरी दम तक उनकी छड़ी का डर लगा ही रहता था। धनराम को उनकी छड़ी का अंतिम समय तक डर था। उनके जो मास्टर त्रिलोक सिंह थे, वे जो धनराम था उसके साथ बिल्कुल ही सही व्यवहार नहीं करते थे, और उन्हें हर वक्त उनसे कई प्रकार से धनराम को उनसे मार खानी पड़ी थी, इसलिए उसे अंतिम समय तक उनकी छड़ी का डर लगा रहता था। दोनों हो होकर हंस दिए। पुरानी बातों को याद करते हुए दोनों हंस दिए, मानो दोनों पुरानी बीती हुई बातों में लौट गए हों। तो इस प्रकार से दोनों अपनी बचपन की बातों को याद करते हैं। तो बच्चों, आज के लिए केवल इतना ही। अगले वीडियो के साथ पुनः उपस्थित रहूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।